नमस्कार साथियों, आलम स्टूडियो जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास किस पर रहने वाली है तो क्लास स्कूल व्याख्याता, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है तो उसके बारे में ये क्लास रहने वाली है। तो सभी ध्यान से देखना। क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम है जो आरपीएससी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। प्रैक्टिस सेट लेकर आए हम राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस जिसे कहते हैं। तो प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर जो भी हो, आरपीएससी का जो न्यूनतम पाठ्यक्रम इन्होंने जारी किया है उस पर आधारित जो मॉडल पेपर है वो हमने लेकर आए हैं। तो इसमें इसकी खास बात क्या रहने वाली है, तो इसकी खास बात ये रहने वाली है कि इसमें जो गत परीक्षा का प्रश्न सहित इसमें हल दिए गए हैं, यानी जो पीछे परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आया था वो भी हम आपको करवाएंगे। और क्या है, नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रश्नों का संकलन, जो नया सिलेबस जारी किया था उसी के अनुसार यहाँ प्रश्न है वो सम्मिलित किए गए हैं। ये जो विषय विशेषज्ञों द्वारा संभावित प्रश्न का चयन, यानी जो प्रश्न है वो आरपीएससी में आने वाले संभावित प्रश्न है वो लिए गए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का विस्तृत संग्रह, यानी पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित अलग अलग प्रकार से ये मॉडल पेपर की सीरीज है हमने स्टार्ट किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बैठने से पहले एक बार जरूर से जरूर देखें। तो ये मॉडल पेपर है, ये टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। तो हम बता देते हैं आपको किस प्रकार मॉडल पेपर रहने वाले हैं। तो इसमें एक मॉडल पेपर और दो मॉडल पेपर, ये तो पीछे जो प्राध्यापक परीक्षा है स्कूल लेक्चरर, जो परीक्षा 2020 में हुई थी उसका मॉडल पेपर है। एक है प्राध्यापक राजनीति विज्ञान 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसका मॉडल पेपर है। ये हम नहीं करवा रहे, ये हम अंत में करवाएंगे। आज हम है वो तीसरे से स्टार्ट करेंगे। प्रथम मॉडल पेपर होगा जिसमें किस प्रकार होंगे तो ये देख सकते हो। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित राजनीतिक विचारक प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, तुलनात्मक राजनीति, विधायिका, कार्यपालिका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शीत युद्ध का अंत, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, विकास, अधिगमकर्ता, शिक्षक, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, ये सब आज के मॉडल पेपर में रहने वाली है। यानी इन टॉपिकों से ही मॉडल पेपर का निर्माण है। तो इस प्रकार हमने ये बता दिया है कि ये जो मॉडल पेपर है ये टॉपिक वाइज होंगे। अंत के जो दो मॉडल पेपर है, यहाँ देखो अंत के जो 11-12 नंबर दो मॉडल पेपर है तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, जो हम 4-5 दिनों में आप तक ये जो 12 मॉडल पेपर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दिन में 1 या 2 आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो विलंब न करते हुए अब मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से जो 3 कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है कूट के माध्यम से। तो कथन देख लेते हैं। कथन क्या बताया गया है। संदर्भीय में दृष्टिकोण के अनुसार विचार या लेख अपने समय के उत्पाद होते हैं। दूसरा कथन है, लियो स्ट्रॉस के अनुसार दर्शन मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नए तरीके से सोचने का अभ्यास है। दर्शन का क्या बताया गया है कि लियो स्ट्रॉस के अनुसार दर्शन मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नए तरीके से सोचने का अभ्यास है। तीसरा कथन है क्या है, नीत्शे ने इस बात को अस्वीकार किया है कि भाषा व चेतना का विकास साथ साथ होता है। तो इसमें कौन से कथन सत्य है वो हमें बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1 और 2 इसमें केवल सत्य है, तीसरा क्या है इसमें गलत है। सत्य कथन बताने थे, 1 और 2 सत्य है। जो क्या बताया गया, संदर्भ में दृष्टिकोण के अनुसार विचार या लेख अपने समय के उत्पाद है, ये सत्य है। और दूसरा है, लियो स्ट्रॉस के अनुसार दर्शन मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नई तरीके से सोचने का अभ्यास है, ये भी सत्य है। तो 1 और 2 इसमें सत्य है, तीसरा गलत है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो कि आपके उत्तर क्या है। आप मन में सोचना चाहिए आपको। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर पुस्तकें दी हुई है 3, इनको व्यवस्थित करना है सही तरीके से। इन पहले कौन सी थी उसके बाद कौन सी थी, इस प्रकार सही व्यवस्थित करना है। तो पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2 नंबर है फिलासफी, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी।
3 नंबर है पॉलिटिकल थ्योरी टुडे पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। तो इनको क्या सही कोट में चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1 2 3 जो इस ये क्रम में दी हुई है उसी क्रम में ये क्या है सही दी हुई है, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हन्ना ओरेट के अनुसार राजनीतिक दर्शन में निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित है। तो हन्ना ओरेट के अनुसार राजनीतिक दर्शन में कौन सी धारा सम्मिलित है वो हमें बतानी है। सहभागिता का सिद्धांत, दूसरी है मानवीय गतिविधियों के बहुलता का सिद्धांत, 3 नंबर है मानवीय कार्यों का दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो इनमें से कौन सी हन्ना ओरेट के अनुसार राजनीतिक दर्शन में सम्मिलित है, तो कौन सी सम्मिलित है वो हमें बताने हैं। तो 3 नंबर में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही सम्मिलित है, 1 2 3 दी हुई है, ये तीनों ही क्या है सम्मिलित है। नेक्स्ट है 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववाद का समर्थक नहीं है। तो अस्तित्ववाद है उसका समर्थक कौन नहीं है, सोरेन सोरेन की कार्ड, मार्टिन हाइग्रेडर, HRG ग्रीब, कार्ल जास्पर्स। तो इनमें से अस्तित्ववाद का समर्थक कौन कौन नहीं है वो हमें बताने हैं। तो 4 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप सोच लो फिर हम बता देते हैं। 4 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा HRG ग्रीब्स, ये क्या है अस्तित्ववाद के समर्थक नहीं है, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। 5 में राइट आंसर हो जाएगा, एक तर्क शैली व तरीके में एकत्व है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 6 नंबर पर 6 नंबर है निम्न में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। तो कौन सा उपागम है वो राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक दार्शनिक उपागम, संस्थानिक उपागम, व्यवहारपरक उपागम या कानूनी उपागम। तो कौन सा उपागम है, तो 6 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारपरक उपागम है ये क्या करता है, लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर पर 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। सही इस कथन चुने, तो इनमें 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही कथन है वो चुनने है हमें। तो पहला कथन क्या है, राजनीतिक दर्शन जिन स्थितियों की व्याख्या करना चाहता है कि मानवीय जीवन की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्य से संबंध रखती है। तो राजनीतिक दर्शन जिन स्थितियों की व्याख्या करना चाहता है कि मानवीय जीवन की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों से संबंध रखती है। दूसरा कथन है प्लेटो ने अपने युग की राजनीतिक त्रुटियों का विवरण देने के बाद न्याय की स्थापना के लिए आदर्श राज्य व्यवस्था का निरूपण किया था। तीसरा कथन है राजनीतिक विज्ञान का सारोकार तथ्यों के साथ मानकों से भी है। तो इसमें सही कूट का चयन करना है, तो इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो 7 में राइट आंसर हो जाएगा 2, 1 और 2 केवल इसमें सत्य है, 3 है जो इसमें क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जब कोई राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक दर्शन के रूप में ढल जाती है तो यह स्थिति आमतौर पर उस प्रणाली के लिए मृत्यु का संदेश होती है, ये किसने कहा है। तो ये किसके कथन है कि जब कोई राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक दर्शन के रूप में ढल जाती है तो यह स्थिति आमतौर पर उस प्रणाली के लिए मृत्यु का संदेश होती है, तो ये किसने कहा है। तो 8 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 3, एडमंड ब्रक ने ये कहा है। नेक्स्ट है पुस्तक और उनके लेखक के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें 9 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 2, ये क्या सही सुमेलित नहीं है। 1 3 4 सुमेलित है वो देखते थे। एथिक्स अरस्तु की पुस्तक है। हेगेल की पुस्तक का क्या नाम है, फिलोसॉफी ऑफ राइट। रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी पुस्तकों के नाम है।
तो इसमें असम्मिलित सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो 2 नंबर क्या है, ये सम्मिलित नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10 नंबर, किसने कहा राज्य की शक्ति समाज की कोशिकाओं में बिखरी हुई है? तो किसने कहा था कि राज्य की शक्ति और समाज की कोशिकाओं में बिखरी हुई है? तो राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ राज्य पर ही अपना ध्यान नहीं देता है, बल्कि यह समाज में शक्ति की इन कोशिकाओं पर भी प्रकाश डालता है। तो ये किसका कथन है? तो 10 में राइट आंसर हो जाएगा 3, राजीव भार्गव का ये कथन है। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसमें कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 इसमें क्या सत्य है, यानी दोनों ही इसमें क्या सत्य दिए हुए हैं। देख लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कथन ये दिया हुआ है कि यह व्यवस्थाकारी और व्याख्यात्मक दोनों है। तो ये क्या है, व्यवस्थाकारी और व्याख्यात्मक दोनों है। दूसरा कथन है यह विचार वस्तु के रूप में यह राजनीतिक घटना दृश्य की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत की निगमनात्मक पद्धति से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विचारक है वो राजनीतिक सिद्धांत की निगमनात्मक पद्धति से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो 12 में राइट आंसर हो जाएगा 4, होब्स नहीं है, और रूसो, बेंथम और हिगल ये तीनों ही क्या है, निगमनात्मक पद्धति से संबंधित है। होब्स है ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विचारक ने मानवीय क्षमता और आवश्यकताओं से राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण माना है? तो किस विचारक ने मानवीय क्षमता और आवश्यकताओं से राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण माना है? तो 13 में राइट आंसर हो जाएगा 3, अयाजा बर्लिन ने माना है। आगे है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, स्वतंत्रता के बारे में सही कथन चुने। तो स्वतंत्रता उससे संबंधित सही कथन है वो हमें चुनना है। तो 14 में राइट आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों ही ये क्या है, सत्य है। तो देख लेते हैं कथन क्या बताया गया स्वतंत्रता के बारे में। जेरोल्ड मैकलम के अनुसार नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच कोई सीधा विरोधाभास नहीं होता है। 2 नंबर है, टेलर के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणाओं में रूसोवादी रूपरेखा अपनाने से सर्वाधिकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, आइडियाज ऑफ फ्रीडम इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? 15 में राइट आंसर हो जाएगा 3, सुदीप्त कविराज है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियाज ऑफ फ्रीडम इन मॉडर्न इंडिया। 16 नंबर है, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बाधाएं हैं? तो स्वतंत्रता में कौन सी बड़ी बाधाएं हैं? 16 में राइट आंसर हो जाएगा 4, अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। ये क्या है, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बड़ी बाधाएं है। नेक्स्ट है 17 नंबर, अदम्य सत्ता अव्यवस्था को जन्म देती है। अदम्य सत्ता अव्यवस्था को जन्म देती है, स्वतंत्रता व्यवस्था की जननी है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो 17 में राइट आंसर हो जाएगा 4, अलेक्जेंडर बर्कमैन ने कहा है। अलेक्जेंडर बर्कमैन ने क्या है, अदम्य सत्ता अव्यवस्था को जन्म देती है, स्वतंत्रता व्यवस्था को जन्म देती है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, देखना आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो अभी भी इसमें थोड़ा रिवीजन करके अपने स्कोर सुधार सकते हो। तो अंत क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बना रहना। मॉडल पेपर ये बहुत ही कठिनाई से बनाया गया है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। तो देखते हैं सही कथन का चुनाव करना है। तो 18 में केवल एक है, ये कथन सत्य दिया हुआ है, 2 है इसमें गलत दिया हुआ है। जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। एरिक फ्रॉम ने अपनी पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में समकालीन समाज के अंतर्गत मनुष्य के अकेलेपन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है।
ये कथन क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है एक ही, दूसरा कथन है ये गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यधिक कष्ट देने वाली वस्तु है, फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहते हैं। किसने कहा है? किसने कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यधिक कष्ट देने वाली वस्तु है, फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है? तो ये किसने कहा है? 19 में राइट आंसर हो जाएगा एक, जयापाल छात्र ने कहा है। नेक्स्ट है, समानता के बारे में गलत कथन चुनिए। तो समानता के बारे में गलत कथन है वो हमें चुनना है, तो देख लेते हैं। कथन देखते हैं पहले। समानता की अवधारणा मान की राजनीतिक सिद्धांत के केंद्र में है, तो ये कथन क्या है? सत्य दिया हुआ है। अगले कथन देख लेते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सेकंड डेस्को डिस्कोर्स में यह बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के बीच केवल प्राकृतिक असमानता होती है। यह भी कथन सत्य है। 2 नंबर है, जटिल समानता तानाशाही के विपरीत है। यह भी कथन सत्य है। चौथा है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी पुस्तक के लेखक सेन फ्रॉड लेखक है। तो ये क्या कथन इसमें गलत है दिया हुआ है, हमें गलत कथन वो ही बताना था, तो इसमें 4 नंबर है, ये गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पुस्तक व उसके लेखक के बारे में कौन सम्मिलित नहीं है? पुस्तक और लेखक के बारे में सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है, तो देखते हैं। एक नंबर है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसके लेखक कौन है? टाकविले, ये सही दिया हुआ है। 2 नंबर है, कटेप कटेपरेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इसके लेखक है विल किमलिका, ये भी क्या है? सत्य दिया हुआ है। 3 नंबर है, ऑन द करेंसी ऑफ इगेलिटेरियन जस्टिस, बर्नार्ड विलियम्स, ये क्या? 3 नंबर इसमें गलत दिया हुआ है। 4 नंबर देखते हैं, मिडवेस्ट स्टडी इन फिलासफी, डेविड मिलर, ये भी सत्य दिया हुआ है। तो हमें जो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना था, तो 3 नंबर सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। बाकी सभी सम्मिलित है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है 22 नंबर, सही कथन चुनना है। दो कथन दिए हुए, इसमें से सही कथन चुनना है। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता में अंतर किया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता में अंतर किया जाता है, तो यह सत्य है। 2 नंबर है, प्राकृतिक असमानता लोगों की जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है, यह भी सत्य है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है, तो कौन से में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 23वां, सब जगह समानता स्थापित कर देने पर तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा, इससे अच्छा है यह होगा कि कुछ लोगों को दुखी रहने दिया जाए, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? 23 नंबर है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि सब जगह समानता स्थापित कर देने पर तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा, इससे अच्छा है यह होगा कि कुछ लोगों को दुखी रहने दिया जाए। तो ये किसका कथन है? सैमुअल जॉनसन का ये कथन है। नेक्स्ट है 24वां, निम्न में से कौन स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं? तो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक कौन कौन विद्वान मानते हैं? तो एच टोनी, जे लास्की, ये दोनों ही क्या है? स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं, और शिवी मैकफर्सन ये नहीं मानते हैं। तो सही कोड कौन है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है रामन और लोहिया ने भारत में कितनी प्रकार की समानताओं की पहचान की है? तो रामन और लोहिया ने भारत में कितनी प्रकार की समानताओं की पहचान की है? तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा 1, 4 प्रकार की समानताओं की पहचान की है। नेक्स्ट है 26वां, सही कथन
चुनना है हमें। एक नंबर है कानूनी व राजनीतिक समानता अपने मूल्य रूप में औपचारिक समानता की सूचक रही है। दूसरा कथन है इसमें सामाजिक आर्थिक समानता नहीं, आधुनिक राज्य को नवबहुलवादी रूप दिया है, तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। तीसरा कथन देख लेते हैं, समानता की सकारात्मक अवधारणा भी कुछ भेदभाव स्वीकार करती है, ये सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 3 सत्य है, 2 इसमें क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1 और 3 इसमें क्या है, सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या दिया है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। तो जो भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलीय वर्ग के संघ में सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे, तो 27 में राइट आंसर हो जाएगा 2 जगजीवन राम। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संबंध सभा में यह कथन किसने कहा था कि हम जबकि चाहते हैं कि यह संविधान ठोस व इतना स्थायी हो जितना हम संरचना के रूप में ऐसे बना सकते हैं कि फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता है। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। तो ये किसका कथन है, तो 28 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या बताया गया, संविधान सभा के किस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी आयकर फॉर्मूले का प्रयोग किया था। तो किसको सुलझाने के लिए किया गया था, तो 29 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संघ की राजभाषा सुधारने के लिए मुंशी आयकर फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो कौन सा प्रावधान है ये शिक्षा पर प्रभाव डालता है। 1 नंबर नीति निर्देशक तत्व ये डालते हैं। 2 नंबर है ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय, ये भी डालते हैं। 3 नंबर है छठी अनुसूची, ये क्या है, इसमें प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यहाँ 4 है, 5 नहीं है। 7वीं अनुसूची ये भी डालती है। तो इसमें 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर है ये राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी 3 नंबर है ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के स्थान पर जननी कहा जाना चाहिए, किसने कहा था। ये किसने कहा था, तो 31 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 2 के.वी. राव ने कहा था। के.वी. राव ने क्या कहा था कि अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के स्थान पर जननी कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो कथन ए और कारण आर दिए हुए हैं, इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी व्यवस्था सुनिश्चित करता है, यानी भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी व्यवस्था सुनिश्चित करता है, ये तो कथन दिया हुआ है। और कारण क्या दिया हुआ है, यह सामंती सामाजिक संरचना को समाजवादी संरचना में परिवर्तन करता है, तो ये कारण दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है, यानी कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा। तो 32 में 3 नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है। आर ये गलत दिया हुआ है, ए सही दिया हुआ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसके। आगे है 33 नंबर। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है। वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है, 33 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा, एक यूएनओ चार्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है, कथन और कारण दिए हुए देखने ढंग से। कथन दिया हुआ है ए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भारत का संविधान है देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यह कथन दिया हुआ है। कारण क्या है, इसको एक संग्रहित संविधान कहा जाता है। कारण क्या दिया हुआ है, इसको एक संग्रहित संविधान कहा जाता है।
तो चौथी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ये कथन ए और कारण आर सही दिया हुआ है मगर मगर क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट है 35वां, जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री बने तब उनको शपथ किसने दिलाई थी? तो उनको शपथ किसने दिलाई थी जो जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा 2, लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 36 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 10 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 37 नंबर, संविधान की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है? तो संविधान की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा 3, पांचवी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। 38वां, संविधान सभा का सबसे लंबा अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? जो संविधान सभा है उसमें सबसे लंबा अधिवेशन कौन सा था? तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 9वां जो अधिवेशन है ये लंबा अधिवेशन था। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या निम्न में से कौन सी भाषा प्रांत आयोग के सदस्य थे? भाषी प्रांत आयोग के सदस्य कौन थे? तो हमें कोड के माध्यम से बताना है कि कौन कौन थे। तो इसमें आज के दर और पन्नालाल ये 2 क्या सदस्य थे? 2 और 4 इसमें गलत दिया हुआ है तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सत्य है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था? तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अब्दुल निस्तार वाणिज्य विभाग के द्वारा संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा उद्देशिका है उसको कब स्वीकार किया गया था? तो 41 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 17 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, और जो है संविधान की प्रस्तावना द्वारा दिए हुए वचन के पूर्ण होने पर यह देश अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, किसने कहा था? यानी संविधान की प्रस्तावना द्वारा दिए हुए वचन के पूर्ण होने पर यह देश अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, तो ये किसने कहा था? तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हंसा मेहता ने कहा था। नेक्स्ट है 43 नंबर, देश व उसे ग्रहण की गई विशेषताओं के बारे में सही सुमेलित नहीं है, यानी किस देश ने क्या लिया गया है उसके बारे में बताया गया है, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है 43 में। तो देख लेते हैं, ब्रिटेन से परमाणिक लेख ये लिया गया है, सही है। 2 नंबर है कनाडा उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया, सत्य दिया हुआ है। पोलैंड से धर्म स्वतंत्रता, ये भी सत्य है। 4 नंबर है ऑस्ट्रेलिया उद्देशिका के अंतिम शब्द, ये क्या है इसमें गलत है, गलत दिया हुआ है यानी सुमेलित नहीं है, और बाकी 1 और 3 सुमेलित है। तो 43 में 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीयों की नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदीय व्यवस्था ये है, न्यायिक श्रोता ये भी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये क्या है इसमें 44 में ये सही सम्मिलित है, ये विशेषता नहीं है, 1 और 2 विशेषता है केवल। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। 45 में देखते हैं, केंद्र मुख्य संवाद, आइवर जेनसिंग, सौदेबाजी संवाद, मॉरिस जोन्स, एकात्मकता के भाव में संग, केसी वैयर, तो ये क्या है इसमें सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। और 4 नंबर है उपरोक्त सभी सम्मिलित है नहीं, इसमें 1 और 2 केवल सम्मिलित है। नेक्स्ट है उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कि बाद में कहा गया था।
विवाद में कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था ये? 46 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बेरूबारी यूनियन वाद के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, अंतिम रूप से 26 नवंबर 1950 को आवंटित संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 47 में राइट आंसर हो जाएगा 324 सदस्य संख्या थी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु गठित समिति का सभापति कौन था? तो इसका सभापति था 3 नंबर, 48 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, BN राव थे। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, समितियां व उनके सभापति के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। प्रेस दीर्घा समिति, उषानाथ सेन, ये सम्मिलित है, सही है। दोनों वित्त व स्टाफ समिति, राजेंद्र प्रसाद, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है संविधान संशोधन उप समिति, भीमराव अम्बेडकर, ये भी सम्मिलित है। 4 नंबर है सदन समिति, NR सरकार, ये क्या इसमें सम्मिलित है? नहीं है। 1 और 3, इसमें केवल 3 ही सम्मिलित है, तो 4 नंबर इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वां, संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो 50 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 3, फ्रैंक एंथोनी थे। नेक्स्ट है 51 नंबर, 51 नंबर में क्या बताया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? तो 51 में राइट आंसर हो जाएगा 3, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है 52वां, नव शीत युद्ध की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? तो नव शीत युद्ध की उत्पत्ति है वो किस दशक में हुई थी? तो 52 में राइट आंसर हो जाएगा 2, 1980 में हुई थी। 3 नंबर है पिक्स की खाड़ी में हस्तक्षेप से सम्मिलित है, तो पिक्स की खाड़ी में हस्तक्षेप से सम्मिलित कौन है? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, USA और रूस। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक के संविधान को दुष्ट राज्य की संज्ञा दी है? तो किस राजनीतिक ने संविधान को दुष्ट राज्य की संज्ञा दी है? तो 54 में राइट आंसर हो जाएगा 3, रिचर्ड निक्सन ने दी है। नेक्स्ट है शीत युद्ध के संबंधित शब्दावली नहीं है, यानी शीत युद्ध से संबंधित शब्दावली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो 55 में राइट आंसर हो जाएगा कंगारवाद, ये नहीं है। मेड, पेरेस्ट्राइका, मेकार्थीवाद, ये तीनों क्या है इसमें शीत युद्ध से संबंधित शब्दावली है, कंगारवाद नहीं है। छप्पन से लेकर 60 तक क्वेश्चन है वो छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, तो सीधे 60 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये किसने कहा था? तो 60 में राइट आंसर हो जाएगा 1, माइकल डायल ने कहा था। नेक्स्ट है 61 नंबर, USA निर्मित कंटेनमेंट नीति का क्या लक्ष्य है? तो USA के द्वारा निर्मित कंटेनमेंट नीति है उसका क्या लक्ष्य है? तो 61 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सॉरी ये 60 नंबर क्वेश्चन है, ये दोबारा देखो गलत हो गया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किसने कहा था? सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था। 4 नंबर इसमें राइट आंसर होंगे, हमने 1 बता दिया था वो गलत था, 4 नंबर है उसमें राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 60 नंबर, USA निर्मित कंटेनमेंट नीति का क्या लक्ष्य है? तो इस नीति का लक्ष्य है 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना। ये USA निर्मित कंटेनमेंट नीति का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है 62 नंबर, शीत युद्ध की घटनाओं में सही सम्मिलित नहीं है, तो शीत युद्ध की घटनाओं में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। अंजुस संधि 1951 ये सही सम्मिलित है। U2 विमान कांड 1960 ये क्या सही सम्मिलित नहीं है इसमें।
रियो संधि 1947 ये भी सम्मिलित है। एलियंस की समझौता 1974 ये भी सम्मिलित है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो 1 नंबर सम्मिलित नहीं है और 2, 3 और 4 इसमें क्या है, सम्मिलित दिया हुआ है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। शीत युद्ध दो विचारधाराओं पूंजीवादी और साम्यवाद, दो व्यवस्थाएं बुजुर्गवा लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों नाटो व वारसा, दो राज्यों यूएसए व यूएसएसआर, दो व्यक्तियों जॉन फर्स्ट कॉलेज व स्टालिन के बीच युद्ध रहा है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? तो टेस्ट में राइट आंसर हो जाएगा 4, 1 और 2 दोनों ने कहा था। जोसेफ फ्रैंकल और लिपमैन ने कहा था कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध है। नेक्स्ट है चौस्ट यूएसए द्वारा यूएसएसआर द्वारा यूएसए मार्शल प्लान के प्रति कार्रवाई के रूप में किस संस्था या योजना की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? 64 में राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी ने की थी। साम्यवादी सूचना केंद्र, कोमिकान और साम्यवादी विश्व संघ, इन्होंने क्या किया था? यूएसएसआर द्वारा यूएसए मार्शल प्लान के प्रति कार्रवाई के रूप में इन संस्थाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट है 65 नंबर। 65 नंबर में क्या बताया गया है? पावर एंड प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक है। पावर एंड प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा 1, जॉर्ज कैनन है। कौन है? जॉर्ज कैनन। नेक्स्ट है 66 नंबर। आज विश्व के सभी राज्य एक दूसरे राज्य पर किसी न किसी सीमा तक आश्रित है, जिसमें ज्यादातर अमेरिका पर आश्रित है तथा कुछ सोवियत संघ पर, परंतु कोई भी इन दोनों में से किसी एक से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो ये किसने कहा था? तो 66 में राइट आंसर हो जाएगा 1, लिपमैन ने कहा था ये। नेक्स्ट है 67। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 67 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 10 जून 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा समिति की विशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से चार्टर में उल्लेख है? तो किस चार्टर में उल्लेख है सुरक्षा समिति की विशिष्ट शक्तियों के बारे में? 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 11 और 13। तो सही कोट में उत्तर देना है। तो 68 में राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 5 सही है। 4 इसमें क्या गलत है दिया हुआ है। तो यही सत्य है। सुरक्षा समिति की विशिष्ट शक्तियों के बारे में किस में वर्णित है? 6, 7, 8 और 13 में वर्णित है। नेक्स्ट है 69। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके शक्तियों के बारे में सही कथन का चयन करना है हमें। तो कथन देख लेते हैं। अनिवार्य क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 30 में उल्लेख है। 2 नंबर कथन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास महासभा, सुरक्षा समिति तथा महासभा द्वारा स्थापित की गई दूसरी विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी सलाह देने की सलाहकारी शक्ति है। और 3 नंबर कथन है न्यायालय के पास राज्यों के मुकदमे के संबंध में अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो 69 में राइट आंसर हो जाएगा। और 2 और 3 है, इसमें क्या है सत्य दिया हुआ है। 2 और 3, जो ये 2 और 3 दिया हुआ है दोबारा देख लेते हैं। 2 नंबर कथन क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास महासभा, सुरक्षा समिति तथा महासभा द्वारा स्थापित की गई दूसरी विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी सलाह देने की सलाहकारी शक्ति है। और क्या बताया गया? 3 नंबर न्यायालय के पास राज्यों के मुकदमे के संबंध में अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। तो इसमें 2 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 70 नंबर। इसमें क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सही कथन चुने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बारे में सही कथन चुनना है हमें। मूल चार्टर महासचिव के कार्यकाल के संबंध में एकदम मौन है, तो ये सही है। दूसरा है जनवरी 1966 में महासभा ने कार्यविधि के बारे में कुछ नियम बताए, यह भी सत्य है। 3 नंबर है यूथ वोट 2 बार पूर्वकालिक अवधि के लिए महासचिव नियुक्त हुए थे,
ये भी सत्य है। तो इसमें एक और तीन सत्य है, एक और दो और तीन, तो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक दो तीन। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर में क्या है, यूएनओ के घोषणा पत्र में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो 71 में राइट आंसर हो जाएगा तीन, 32 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 72, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कश्मीर विवाद की शिकायत कब की थी? तो कश्मीर विवाद की शिकायत कब की थी? तो 72 में तीन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1949 को की थी। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। सही कथन का चयन करना है हमें। कथन देख लेते हैं एक बार। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकती है। पुनः केवल सुरक्षा परिषद की अनुमति से ही सदस्य बन जाता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है, वो हमें देखना है। तो देखते हैं। ये इसमें चारों ही कथन क्या है, सत्य दिया हुआ है। दूसरा कथन है प्रथम बार 1971 में तालिबान को निलंबित किया था, ये भी सत्य है। तीसरा, यूगोस्लाविया या कंबोडिया निलंबित रह चुके हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है वेटिकन सिटी व फिलिस्तीन को यूएनओ के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें एक दो तीन चार चारों सत्य है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कब की गई थी? तो सुरक्षा परिषद है, इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या पहले 6 थी, वर्तमान में 10 है। तो ये 10 कब की गई थी? तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा, 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 8 बार बना। 8वीं बार कार्यकाल कब से कब तक था? यानी भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 8 बार बन चुका है। 8वीं बार जब बना था उसका कार्यकाल क्या था? तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा, 4/2018 से 19 में था ये। नेक्स्ट है 76 नंबर। यूएनओ के चार्टर से संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो संशोधन है किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? 76 में राइट आंसर हो जाएगा, 110 नंबर अनुच्छेद है उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूएनओ के संस्थाओं एवं उनके मुख्यालय के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। यानी यूएनओ है तो उसकी संस्थाओं और उनके मुख्यालयों के संबंध में कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। 77 में यूएनसीटीएओ जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएनएचसीआर का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। 77 में 4 नंबर है, ये गलत हो जाएगा और 1 2 और 3 सत्य है इसमें। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। यूएनओ में सुधारों के तहत G4 का गठन किया गया है जिसमें शामिल देश है। तो यूएनओ में सुधारों के तहत G4 का गठन किया गया है, इसमें सम्मिलित देश है। तो कौन से देश इसमें सम्मिलित है? तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, फ्रांस, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 47 है इसमें। नेक्स्ट है 80 नंबर। यूएनओ निर्माण के सम्मेलन के तहत किस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था? तो किस सम्मेलन में वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था? तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा 3, याल्टा सम्मेलन में वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति अपनी जीवा पर रखे मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा नहीं है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में है? तो कौटिल्य का यह कथन है वो अशिक्षा के संदर्भ में है। नेक्स्ट है 82। कौटिल्य निम्नलिखित में से
किसका समर्थक था? तो कौटिल्य किसका समर्थक था? राजतंत्र का, गणतंत्र का, या फिर लोक कल्याण के लिए राज्य का, वर्ण आधारित व्यवस्था का? तो कौटिल्य किसका समर्थक था? तो 1 और 4 का समर्थक था, यानी वर्ण आधारित व्यवस्था का समर्थक था। और किसका समर्थक था? तो और था ये राजतंत्र शासन का समर्थक था। नेक्स्ट है 83 नंबर। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन है। तो कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन क्या है? तो 83 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी है ये। तो कौन कौन से देख लेते हैं। राज्यों की प्रवृत्ति के वास्तविक मंतव्यों का आकलन करना। 2 नंबर है मंत्रियों, गुप्तचरों, दूतों पर प्रभावी नियंत्रण करना। 3 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों के विवेक सम्मत वर्गीकरण करना। ये सभी क्या है इसमें से सम्मिलित है जो कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन है ये। नेक्स्ट है 84 नंबर। कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में सही कथन चुने। तो कौटिल्य के जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। कौटिल्य ने 2 प्रकार की गुप्तचर वर्णन किया है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। 2 नंबर है स्थायी गुप्तचरों के अंतर्गत कपटिक, ग्रहपतिक, विरहक, तापस उपस्थित है, ये भी गलत दिया हुआ है। 3 नंबर है भ्रमणशील के अंतर्गत स्त्री, तीक्ष्ण, रसद व भिक्षु थे, ये क्या इसमें सही दिया हुआ है। 4 नंबर है गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। तो इसमें 3 और 4 सत्य है, 1 और 2 इसमें गलत है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 और 4। नेक्स्ट है कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी विचार है। तो कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी क्या विचार है? तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1 और 2 दोनों है मंडल सिद्धांत और षटगुण सिद्धांत। नेक्स्ट है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कोष का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो कोष का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो 86 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से है। नेक्स्ट है वे राजदूत जो पूर्ण अधिकार संपन्न होते हैं, किसी विदेशी राजा से संधि आदि करने से पूर्ण स्वतंत्र थे, कौटिल्य के अनुसार वह है। तो कौटिल्य के अनुसार वह क्या है? शासनाहार है वो। क्या है? शासनाहार। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 88 नंबर। कौटिल्य के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो कौटिल्य के बारे में जो असत्य कथन दिया हुआ है उसका हमें चयन करना है। असत्य कथन कौन से वो बताने हैं हमें। देखते हैं कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजदूतों बताए जिनमें से शासनहार श्रेणी का राजदूत सबसे कमजोर श्रेणी का राजदूत था, यह भी सत्य है। 2 नंबर है कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया जिसमें प्रकाशित युद्ध सबसे उच्च या नियमानुसार युद्ध माना गया है, यह भी कथन सत्य है। 4 नंबर है जनपद का मुख्य समाहर्ता कहलाता था, यह भी सत्य है। 4 नंबर है कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्य व 72 प्रवृत्तियों का वर्णन किया है जिसमें उदासीन श्रेणी का राजा का राज्य केंद्र बिंदु था, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। 1, 2 और 3 जो कथन है ये सत्य दिया हुआ है और असत्य कथन कौन सा है? 88 में 4 नंबर कथन है ये सत्य है। नेक्स्ट है 89 नंबर 89। प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित गलत कथन चुने। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उससे संबंधित गलत कथन कौन सा है वो हमें चुनना है। देखते हैं राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, उसका निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से हुआ है जो उसमें रहते हैं, ये कथन क्या है? सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर कथन देखते हैं नागरिकों के 3 वर्गों के लिए श्रम विभाजन व कार्य विशिष्टकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये क्या है? 89 में 2 नंबर है, ये क्या है? गलत कथन है इसके। तीसरा कथन है वह संरक्षण वर्ग के लिए शिक्षा व साम्यवाद करता है तथा नर नारियों के समान अधिकार देने की व्यवस्था करता है, तो यह कथन सत्य है। 4 नंबर है व्यक्ति का हित प्रधान व सर्वोपरि है, राज्य को उसके व्यक्तिगत कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह भी सत्य है। तो इसमें 1, 2, 3 सत्य है, 2 नंबर गलत है।
नेक्स्ट है 90 नंबर, प्लेटो के संबंध में गलत कथन सुनिए, यानी प्लेटो के संबंध में जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है वो हमें सुनाना है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। 1 नंबर कथन है, प्लेटो अपने स्वाद रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो कानून पर आधारित है। तो ये क्या है, इसमें सही कथन दिया हुआ है। 2 नंबर कथन देख लेते हैं, प्लेटो लॉज में लौकिक राज्य की बात करता है जो रिपब्लिक का पृथ्वी पर अवतरण है। तो ये क्या है, इसमें गलत कथन दिया हुआ है, यानी हमें गलत कथन बताना था। ये कथन क्या गलत है दिया हुआ है। और अगले कथन देख लेते हैं, प्लेटो ने राज्य के वर्गीकरण की व्याख्या कर अधिनायक तंत्र का समर्थन किया है। यह भी सत्य है। 4 नंबर है, राज्यों का वर्गीकरण प्लेटो की पुस्तक स्टेटमेंट में मिलता है। यह भी सत्य है। इसमें 1, 3, 4 सत्य है, 2 इसमें क्या गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में क्या है, प्लेटो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्लेटो के से संबंधित जो कथन दिए हुए हैं कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 1 नंबर कथन है, प्लेटो ने आदर्श राज्य के आधार स्तंभ के रूप में शिक्षा, साम्यवाद एवं न्याय को स्वीकारा है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, प्लेटो को का आदर्श राज्य पर प्रत्यलोक का राज्य है जबकि उप आदर्श राज्य लौकिक जगत का राज्य है। तो ये भी सत्य दिया हुआ है इसमें। 3 नंबर कथन है, प्लेटो का आदर्श राज्य एक व्यवहारिक राज्य ना होकर दिव्य लोक का प्रतिरूप है। तो ये 3 नंबर क्या है, इसमें गलत हो जाएगा, गलत बताया गया है, गलत कथन है। 4 नंबर है, आदर्श राज्य की बागडोर पूर्णतया संरक्षण वर्ग के हाथ में थी। ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 3, 4 सत्य है, सॉरी 1, 2, 4 सत्य है, 3 इसमें क्या है सत्य या फिर गलत कथन है ये। नेक्स्ट है 92 नंबर, प्लेटो से संबंधित कथन है वो कौन सा कथन गलत है वो हमें पहचान करनी है। तो 1 नंबर है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एथेंस व स्पार्टा की व्यवस्था को से प्रभावित थी। तो ये सत्य है। 2 नंबर, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक राजा तैयार करना था। ये भी सत्य है। 3 नंबर, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होती थी। ये भी सत्य है। 4 नंबर, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी। ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। 1, 3 कथन सत्य है, 1, 2, 3 कथन सत्य है, 4 नंबर कथन है वो गलत है, कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट है 93 नंबर, 93 कथन में क्या है, प्लेटो की अकादमिक में किस अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो किस अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, 93 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 दर्शन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है 94, प्लेटो के बारे में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। प्लेटो के बारे में कौन सा कथन है वो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। 1 नंबर है, प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध अधिनायकवादी है। अधिनायकवादी बरकर है। बरकर महोदय क्या कहते हैं, प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध अधिनायकवादी है। तो ये क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है। 1 नंबर सुमेलित नहीं है। 2 नंबर है, प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। ये किसने कहा था, हन्ना ओरेट ने कहा था। ये सत्य दिया हुआ है। 3 नंबर है, प्लेटो का साम्यवाद है, नाटोर्प ने कहा था। ये भी सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 4 नंबर पर है, प्लेटो ही दर्शन था और दार्शनिक ही प्लेटो है। ये किसका कथन है, सेबाइन का है। ये भी सत्य दिया हुआ है। तो इसमें जो 94 है उसमें 1 नंबर गलत था और 2, 3, 4 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है 95, कथन दिया हुआ प्लेटो का साम्यवाद अर्थ साम्यवाद है। कारण क्या है, प्लेटो संरक्षण वर्ग के लिए साम्यवाद लागू करता है परंतु उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। तो कथन और कारण दिए हुए कौन सा सत्य है। तो 95 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों ही सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ये कथन और कारण दोनों सही है मगर आपस में सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 96 नंबर, 96 में प्लेटो किस पूर्ण संरक्षण वर्ग में शामिल करता है। तो प्लेटो किसे पूर्ण संरक्षण वर्ग में शामिल करता है, तो किसे शामिल करता है 96 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन वर्ग को। नेक्स्ट है 97, अरस्तु पुस्तक पॉलिटिक्स के बारे में असत्य कथन चुने। तो अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स,
उसके बारे में असत्य कथन चुनना है। पॉलिटिक्स के 8 भाग है, ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है, 8 भाग नहीं है। दूसरा है, इस पुस्तक में सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत दिया है, ये सत्य है। 3 नंबर है, इस पुस्तक में 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन है, ये भी सत्य है। 4 नंबर है, इस पुस्तक में नागरिकता संबंधी वर्णन है, ये भी सत्य है। तो इसमें 2, 3, 4 सत्य है, 1 नंबर इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है 98 नंबर, अरस्तु की दास्ता प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अरस्तु की दास्ता प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 98 में 3 नंबर है, ये क्या है, कथन सत्य नहीं है। दास्ता अस्थायी है, जब मशीन आएगी दास्ता समाप्त हो जाएगी, ये क्या है, इसमें गलत कथन दिया हुआ है। तो और सही कथन है वो देख लेते हैं। दास कार्य का उपकरण है, ना कि उत्पादन का उपकरण। 2 नंबर है, दास्ता प्रकृति के जो दास के हितकर है। 4 नंबर है, दास्ता मालिक को श्रेष्ठ स्थिति जबकि दास को अवकाश प्रदान करती है। इसमें 1, 2, 4 सही है, 3 इसमें गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु की पॉलिटिकल को अवैध घोषित करने की सिफारिश किसने की थी। तो अरस्तु की पॉलिटिक्स को अवैध घोषित करने की सिफारिश है वो किसने की थी। तो 99 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेक्सी ने की थी। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार सामाजिक संगठन का निर्माण कितने वर्गों से होता है। तो कितने वर्गों से होता है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्गों से होता है। नेक्स्ट है 101 नंबर, निम्नलिखित में से अरस्तु के राज्य संबंधी विचार कौन सा असंगत है। तो निम्नलिखित में से अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है, तो इसमें कौन सा असंगत है। इसमें 101 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति राज्य से पहले है, ये क्या है, गलत दिया हुआ है। तो सही है वो देखते हैं, अरस्तु राज्य का प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु क्या करता है, राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। 2 नंबर है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। 3 नंबर, राज्य स्रोत समुदाय है। इसमें 1, 2, 3 सत्य है, 4 नंबर इसमें गलत है दिया हुआ है या फिर असंगत है। नेक्स्ट है 102 नंबर, एक सौ दो में क्या बताया, निम्नलिखित में से किसने स्त्री को अनुत्पादक पुरुष कहा है। तो किसने स्त्री को अनुत्पादक पुरुष कहा है, तो 102 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर कौटिल्य ने कहा है। नेक्स्ट है 103, निम्नलिखित में से अरस्तु के न्याय व कानून से संबंधित सही युग्म है। तो सही युग्म कौन कौन से है वो 103 में हमें देखना है। पॉलिटिक्स, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय, ये सही है। 2 नंबर है एथिक्स, निरपेक्ष और राजनीतिक न्याय, ये भी सत्य है। 3 नंबर है रिटोरिक्स, विशिष्ट और विश्व न्याय, ये क्या है, इसमें गलत है। तो इसमें 1 और 2 सत्य है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है 104 नंबर, नागरिकता के बारे में अरस्तु का निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कौन सा अरस्तु का विचार वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं, इसमें 1 नंबर है, अरस्तु स्त्रियां, दास, बूढ़े और विदेशियों को नागरिक नहीं मानता है। तो अरस्तु किसे नहीं मानता है, स्त्रियों, दास, बूढ़े और विदेशियों को नागरिक नहीं मानता है, सत्य ये। 2 नंबर है, नागरिकता का आधार सक्रिय भागीदारी, अवकाश, दास व संपत्ति है। 3 नंबर है, नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है। तो ये क्या है, इसमें विचार है, ये सही नहीं है। 4 नंबर है, नागरिकता का उल्लेख अरस्तु से पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में किया था, ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 2 और 4 सत्य है, 3 इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 105 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में द्वितीय सदन का चयन प्रत्यक्ष द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में किस देश में द्वितीय सदन का चयन प्रत्यक्ष द्वारा होता है। तो 105 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर, 1, 2 और 4, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्राजील। इसमें क्या होता है, द्वितीय सदन का चयन है वो प्रत्यक्ष द्वारा होता है। नेक्स्ट है
106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से द्वितीय सदन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो द्वितीय सदन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। 106 में देखते हैं कौन सा कथन है वो सही नहीं है। एक नंबर है, ब्रिटेन राज्यसभा का कार्यकाल आजीवन होता है, ये क्या है, सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर है, कनाडा सीनेट का कार्यकाल 75 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये इसमें क्या है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ब्राजील सीनेट का कार्यकाल 4 साल होता है, ये भी सत्य है। अमेरिका सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 3, 4 सत्य है, 2 नंबर इसमें गलत दिया हुआ है। 107 नंबर है, अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अमेरिका पर जो महाभियोग लगाया जाता है उनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं 107 में कौन सा कथन सही नहीं है। 1 नंबर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव केवल प्रतिनिधि सभा में ही जा सकता है, ये कथन सत्य है। 2 नंबर है, यदि प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से राष्ट्रपति को दोषी ठहराती है तो सीनेट उस पर मुकदमा चलाता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है, महाभियोग कार्यवाही के समय सीनेट की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। 4 नंबर है, सीनेट द्वारा साधारण बहुमत से पुष्टि होने पर उसे पद से हटाया जाता है, ये भी सत्य है। तो 107 में कौन सा गलत है। तो 3 नंबर कथन है ये गलत है, 1, 2 और 4 सही है इसमें। नेक्स्ट है 108 नंबर। तो 108 नंबर कथन क्या बताया गया है 108 में, निम्नलिखित में से किस देश में राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। तो किस में वंशानुगत नहीं है, कनाडा, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, तो किस में नहीं है। तो 108 में राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा में नहीं है। नेक्स्ट है 109, यूनाइटेड किंगडम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो यूनाइटेड किंगडम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 109 में राइट आंसर हो जाएगा 3, 2011 में हुई थी। नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली यूएसए सीनेट से संबंधित नहीं है। तो कौन सी शब्दावली है जो यूएसए सीनेट से संबंधित नहीं है। फिलिबस्टर, पिंचन होलिंग, लॉबिंग, जेरिमड्रिंग, तो कौन सी नहीं है। तो 110 में राइट आंसर हो जाएगा 2, पिंचन होलिंग ये नहीं है और बाकी सभी ये है, फिलिबस्टर है, लॉबिंग है और जेरिमेड्रिंग है। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित में से व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी का कारण नहीं है। तो व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी का कारण नहीं है, तो 111 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कार्यपालिका के प्रभाव में वृद्धि, ये क्या है, भूमिका में कमी का कारण नहीं है। नेक्स्ट है 112 नंबर, कार्यपालिका नौकरशाही को नवीन निरंकुशवादी किसने कहा है। तो नवीन निरंकुशवादी किसने कहा है। तो 112 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, लॉर्ड हेवर्टन ने कहा है। नेक्स्ट है 113, किस देश के प्रथम सदन का स्पीकर एक बार का स्पीकर सदैव का स्पीकर कहा जाता है। तो एक बार का स्पीकर और सदैव का स्पीकर कहा जाता है, किस देश में होता है। तो 113 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में होता है ये। नेक्स्ट है 114, निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था मौजूद है। तो किस में मौजूद है, कोर्ट के रूप में हमें उत्तर देना है। तो 114 में राइट आंसर हो जाएगा 1, 1, 3, 4, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में क्या है, अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था मौजूद है, चीन में नहीं है, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में है। नेक्स्ट है 115 नंबर, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का क्या उदाहरण है। तो 115 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड है, ये बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। नेक्स्ट 116, किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय दौर की मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है। तो 116 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चीन में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है 117, अमेरिकी सीनेटर जब सीनेट की वार्षिक बैठक में किसी विधेयक पर अंतहीन भाषण देता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। 117 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जेरिमड्रिंग कहा जाता है।
1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जेरिम ड्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट 118, निम्न में से किस देश के कार्यपालिका राष्ट्रपति के लिए 2 टोपी पहनने की संज्ञा नहीं दी जाती है? तो किस देश के कार्यपालक राष्ट्रपति के लिए 2 टोपी पहनने की संज्ञा नहीं दी जाती है? तो किस में नहीं दी जाती है? तो 118 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 119, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में मुख्य भेद आधार है। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में मुख्य भेद आधार है, तो कौन सा आधार है? तो 119 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका व न्यायपालिका के परस्पर संबंध, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4। नेक्स्ट है 120, निम्न में से किस देश में अद्वितीय सदन में राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? यानी किस देश में द्वितीय सदन में राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? तो 120 में राइट आंसर हो जाएगा 2। 1 और 2 में अमेरिका और भारत में करता है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है 121 से 150 तक। जो 121 से 150 तक क्वेश्चन है ये मनोविज्ञान से संबंधित होकर साइकोलॉजी से, तो ध्यान से देखना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे स्कोर हो सकते हैं साइकोलॉजी से। तो देखते हैं 121 में, 21 में क्या बताया गया है। बालक का मन एक कोरी स्लेट है। बालक का मन क्या है? एक कोरी स्लेट है के समान होता है। तबुला रासा की संज्ञा मन के संदर्भ में किसने दी है? तो यह संज्ञा किसने दी है? तो 121 में राइट आंसर हो जाएगा 2, जॉन लॉक ने दी है। नेक्स्ट है 122 नंबर, किस मनोविज्ञान ने शैक्षिक अध्यापन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अपने काल्पनिक शिष्य इमाइल के नाम से पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें ज्ञान का अर्जन उसकी अनुभूति के कारण होना अंकित था? तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था सिद्धांत? तो 122 में राइट आंसर हो जाएगा, रूसो और डब्ल्यू जेन्स, ये दोनों ही थे। नेक्स्ट है 123, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी है। नेक्स्ट है 124, मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषा मनोविज्ञान का व्यवहारवादी स्वरूप स्पष्ट करते हुए किसने दिया है? ये किसने दिया है? 124 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर एटिंगसन व हिलगार्ड ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्त प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी है? तो 125 में राइट आंसर हो जाएगा 2, वाटसन ने दिया है। वाटसन क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की एक विज्ञान शाखा है, तो विज्ञान शाखा है। 126 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अनुप्रयुक्त है ये। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? 127 में 4 नंबर राइट आंसर होगा, जीन पियाजे है। नेक्स्ट है 128, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य निम्नलिखित में से नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं है? तो 128 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है 129, एक शिक्षार्थी किसी कविता को पढ़ने के बाद यह कहता है कि कविता का सरस व मधुर है। यह उत्पन्न मनोदर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी अध्यापन विधि का अनुसरण करती है? तो ये किस विधि का अनुसरण करती है? तो 129 में राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रक्षेपण विधि का अनुसरण करती है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है जिसमें अपराधी या विचलित बालक की पिछली अंतर क्रियाओं का एक विशेष रिकॉर्ड तैयार करने का उद्देश्य, उनका विश्लेषण करके संभावित कारणों का वह समस्याओं का हल खोजते हैं तथा निदान करते हैं? तो ये किस विधि में होता है? तो 130 में राइट आंसर हो जाएगा,
3 नंबर अनुप्रस्थ कांट विधि ये समस्या का हल को निदान करता है। ये कौन सी विधि है? अनुप्रस्थ कांट विधि है। नेक्स्ट है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो 131 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ब्रूनर का ये कथन है। नेक्स्ट है 132 शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो 132 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है। नेक्स्ट है 133 किस अवस्था में मानसिक द्वंद्व का काल कहा जाता है? तो मानसिक द्वंद्व का काल किसे कहा जाता है? तो 133 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है 134 अधिगमकर्ता में अधिगम की प्रभावित करने वाले कौन सा आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक कौन सा है जो अधिगमकर्ता को अधिगम को प्रभावित करता है? तो 134 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कक्ष का वातावरण। नेक्स्ट है 135 वह शिक्षक सफल शिक्षण करा सकता है जो स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। यह किसने कहा है? ये किसने कहा है? 135 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन किस विद्वान के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है? किस विद्वान के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है? तो 136 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा डेविस के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट है 137 शिक्षक का सहानुभूति तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा समायोजन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 138 शिक्षण शिक्षक का कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 138 में 1 नंबर अनल गेज ने दी है। नेक्स्ट है भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण का उपलब्ध हो सके। यह कथन किसका है? इसमें 139 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा रोज का ये कथन है। नेक्स्ट है 140 नंबर निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है तो वो देख लेते हैं। तो 140 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह सिद्धांत है। विकास की गति भिन्न होती है, यह भी सत्य है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे नहीं होते हैं, यह भी सत्य है। नेक्स्ट है विकास की कौन सी अवस्था में नायक की पूजा का गुण प्रबल होता है? तो किसमें होता है? वो किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार बालिकाओं में 4-5 वर्ष पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि विकसित होती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? 142 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इलेक्ट्रो कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं को किसकी संज्ञा दी है? तो मानसिक संरचनाओं को किसकी संज्ञा दी है? तो 143 में राइट आंसर हो जाएगा 2 स्कीमा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है 144 एक बालक स्वयं जिस प्रकार से सोचता है या समझता है दूसरे भी उसी प्रकार सोचते हैं या समझते होंगे। यह विचार बालक की किस सोच को इंगित करता है? तो यह विचार है वो किस सोच को इंगित करता है? तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ईगो सेंट्रलिज्म कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है 145 अच्छा लड़का अच्छी लड़की का नैतिक विकास दृष्टिकोण कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है? ये कौन सी अवस्था में है? तो 145 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िगत अवस्था में ये है। नेक्स्ट है 146 एरिक्सन की पहचान विरुद्ध भूमिका संशय द्वंद्व जीवन की किस अवस्था में पाया जाता है? तो किस अवस्था में पाया जाता है?
तो 146 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर किशोर अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है विकास होने से तात्पर्य नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताओं का प्रकट होना। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? 147 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हरलोक के द्वारा दिया गया है। हरलोक महोदय क्या कहते हैं? विकास होने से तात्पर्य नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताओं का प्रकट होना है। नेक्स्ट है 148। 148 में जब एक छात्र रास्ते में चलते हुए गड्ढे में गिर जाता है तो वह इस दोष गड्ढे को ना देकर अपने सही ढंग से नहीं चलने को देता है। यह नैतिकता जीन प्याजे के नैतिक सिद्धांत में कौन से चरण किया है? तो ये कौन से चरण किया है? तो 148 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, परायत्तता आधारित नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है 149। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रवृत्ति को जीन प्याजे ने क्या कहा है? तो उन्होंने क्या कहा है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इलोसेंट्रिज्म कहा है। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो है कोलिमन ग्रिफिथ। कोलिमन ग्रिफिथ है। तो इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चन है ये कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो 150 क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप बताओ कि आपके 150 में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नंबर आ रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमने प्रश्नों के उत्तर बताने में बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, उसमें संशोधन कर देंगे। चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम से पूर्व जो राजनीति का एग्जाम है स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड का, उससे पहले हम 10 मॉडल पेपर करवाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और राजनीति से संबंधित जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज चल रही है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर नए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अंत बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।